हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री की। कि जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है वो इकोसिस्टम या इकोलॉजी का जो बैलेंस के लिए किस तरह से आवश्यक होती है। तो सोशल फॉरेस्ट्री यानी जो सामाजिक वानिकी जो वर्ड है उसका प्रयोग सबसे पहले वेस्टाबी ने 1968 में नौवे जो राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन हुआ था उसमें अपने भाषण में इस प्रकार किया था कि सामाजिक वानिकी एक ऐसी वानिकी या फॉरेस्ट्री है जिसका मेन पर्पज जो कम्युनिटी के हितों का पुनर्सर्जन और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर ध्यान देना है। कुछ जो पर्यावरणविद थे उनके अनुसार सोशल फॉरेस्ट्री का अर्थ है आरक्षित यानी रिजर्व्ड जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसके अलावा जो भी लैंड उपलब्ध है उस पर प्लांटेशन करना ताकि जो इकोसिस्टम या इकोलॉजी है उसका बैलेंस रहे और एनवायरनमेंट रिलेटेड जो अपेक्षाएं पूरी की जा सकें। और ग्रामीण और निर्धनों के जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चारा, ईंधन की लकड़ी, भोजन और रेशा पर्याप्त मात्रा में जुटाया जा सके। इसके अलावा जो भूमि का इरेजन होता है, सॉइल इरेजन, उसकी रोकथाम और जो अर्बन क्षेत्र हैं उनमें जो उनका सौंदर्यपरक जो मूल्य होते हैं तथा मनोरंजनात्मक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा सके। हम छोटे रूप में कहें तो सोशल फॉरेस्ट्री की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि एक ऐसी फॉरेस्ट्री जो लोगों द्वारा लोगों के लिए हो और उसकी 5 आवश्यकताओं जैसे चारा, भोजन, फल, रेशे और फर्टिलाइज़र में जैसे अपन देखते हैं कि जो उर्वरकों की ज़रूरत होती है वो उसकी पूर्ति करता हो, यानी फॉडर, फूड, फ्रूट, फाइबर और फर्टिलाइज़र, ये 5 एफ हैं, उनकी पूर्ति कर सके उसको ही अपन सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री का जो मेन पर्पज़ होता है वो है कि जो राष्ट्रीय जो कृषि आयोग है 1976 में बना, उसने जो सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम में निम्न तरह के उन्होंने उद्देश्य बताए। उन्होंने बताया कि जो फ्यूल यानी जो ईंधन उपलब्ध कराना ताकि जो गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सके, फलों के उत्पादन में वृद्धि करके देश की खाद्य संसाधनों की बढ़ोतरी में योगदान करना, भूमि संरक्षण में सहायता करना तथा सॉइल की फर्टिलिटी को नष्ट होने से बचाना। खेतों की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए उनके चारों ओर प्लांटेशन करना। फिर है अपना अगला कि छोटे जो भूखंड होते हैं और इमारती लकड़ी उपलब्ध करना, छोटे भूखंड और इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना जिससे एग्रीकल्चर्स यानी अपना जो कृषि होती है वो औजार, भवन निर्माण और बाड़ लगाई जा सके। गांवों तथा शहरों में खेतों और सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि उन स्थानों की सुंदरता और उपयोगिता बढ़ाई जा सके। मवेशियों के लिए पत्तियों के रूप में चारा उपलब्ध कराना ताकि सुरक्षित और संरक्षित वनों में पशु नहीं चराए जाएं। भू परिदर्श के लिए सजावटी व छायादार वृक्ष लगाना, लोगों में जो प्लांट के प्रति जो अवेयरनेस है उसके प्रति जो प्यार है उसको जगाना। अब अपन बात करेंगे कि जो सोशल फॉरेस्ट्री के जो मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय जो कृषि आयोग है उसने जो सोशल फॉरेस्ट्री को मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, दूसरा है रूरल फॉरेस्ट्री और तीसरा है अर्बन फॉरेस्ट्री। तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इसकी अवधारणा एक ऐसी तकनीकी का प्रतिपादन करती है जो बेनिफिशियरी पर्पस के लिए एग्रीकल्चर को फॉरेस्ट्री के साथ जोड़ती है, जिससे देश की जो इकोनॉमी है उसमें एक जो अपनी हरित क्रांति थी उसकी आवश्यकता पर बल दिया जाता है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का पर्पज़ जो फार्मर है उसकी जो कम्युनिटी है उसको विविध लाभ पहुंचाना है
और इस प्रकार से वो लाभ हैं कि उनकी बैलेंस इकोसिस्टम का डेवलप हो और उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाएं। उन्हें फ्यूल की जो लकड़ी है वो मिले, छोटी इमारती लकड़ी और चारा उपलब्ध कराना है, राजस्व का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करना। सोशल फॉरेस्ट्री जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, खेतों की सामान्य पैदावार की मात्रा और गुणवत्ता को इफेक्टेड किए बिना ग्रामीण इकोसिस्टम को मजबूत जो इकोनॉमिक सिस्टम उसको मजबूत प्रदान करती है। अपन देखते हैं कि जो क्रॉप्स व जो प्लांट होते हैं उनकी परस्पर सफलता के लिए जो एग्रीकल्चर्स जो क्रॉप्स होती हैं उनके अनुरूप उनकी वन प्रजातियों का चयन करें या पेड़ों की रूपरेखा तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी स्थान पर अपेक्षित समायोजन सॉइल के टाइप्स पर, वहाँ की रेन है, टेम्परेचर है, सॉइल में ह्यूमिडिटी है, हवा की स्थिति आदि पर डिपेंड करता है। पारंपरिक रूप से हम देखते हैं कि जो सूखा पीड़ित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, वहाँ की जो कृषि भूमि होती है वो समय समय पर रेतीली हो जाती है, सैंडी हो जाती है पूरी की पूरी। शुष्क जो हवा होती है, ड्राई एयर होती है, वो सरफेस के जल का व्यापक रूप से एब्जॉर्ब करती है और इस प्रकार से जो क्रॉप्स को नमी की कमी का दबाव झेलना पड़ता है। पेड़ और झाड़ियाँ हवाओं को रोकती हैं, सॉइल का जो इरेशन होता है वो नहीं होने देती और भूमि की नमी तथा फर्टिलिटी में ग्रोथ करती है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर रेगिस्तानों का बढ़ना आम बात है, वहाँ पेड़ और झाड़ियाँ इसे रोकने में कारगर सिद्ध होती हैं। भारत में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटना और चारा, इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की दुर्लभता की चुनौतियाँ को एकमात्र समाधान फार्मर द्वारा स्वयं प्लांटेशन के जरिए जो एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, इसमें जो उनका पर्सनल स्वामित्व होने के कारण इसके तहत लगाए जाने वाले जो पेड़ों की बेहतर सुरक्षा और उनका जो मैनेजमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कि उन फार्मर्स को ये बताना चाहिए कि जो भी ये हैं, जो प्लांट हैं, जो फॉरेस्ट्री है, ये तुम्हारी अपनी है, इससे जो भी बेनिफिट होगा वो आपको होगा और इसका सारा का सारा जो फल आपको मिलेगा, तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैनेज कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर पाएगा और उसको सही काम में ले पाएगा। अब आता है कि जो रूरल फॉरेस्ट्री की बात करें तो इसमें अपन देखते हैं कि इसे एक तरह से लार्ज फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके ज़रिए जो कम्युनिटी होती है या जो पंचायती भूमि होती है, विकृत भूमि होती है, सड़क और रेल लाइनों द्वारा नहरों के किनारे आदि पर जो प्लांटेशन किया जाता है ताकि जो रूरल के लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। इसके अंतर्गत जो प्लांटेशन के अलावा जो उत्खनन के कारण विकृत हुए क्षेत्रों को फिर से उपयोगी बनाना, यानी कि जो विकृत का मतलब होता है जैसे कहीं से भी आपने कहीं मिट्टी खोदा हो, कहीं पहाड़ खोदा हो या कहीं पर आपने नदी नाला बनाया हो, तालाब बना, तो वहाँ की जो लैंड होती है, वहाँ की जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ा स्वरूप चेंज कर लेती है। तो वहाँ भी आप एक तरह से वो बेकार या पड़ती भूमि होती है तो वहाँ भी इस तरह की आप फॉरेस्ट्री लगा सकते हो। उस फॉरेस्ट्री में यह है कि वहाँ के जो रूरल के लोग हैं उनको ही उसका बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा और उसको वो बनाए रखने में सक्षम होंगे। तो अपन देखते हैं कि जहाँ भी रूरल की जो रोड होती हैं, रूरल में जो तालाब होते हैं, जो नदी नाले होते हैं, उनके आसपास इस तरह का जो जगह मिल जाती है और वहाँ पर प्लांटेशन करके इसे जो पर्पज़ है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांटेशन के अलावा उत्खनन के कारण जो विकृत हुए क्षेत्रों को फिर से अपन क्या यूजफुल बना सकते हैं और जो रूरल्स जो रोड्स हैं उनका बना सकते हैं। ईंट बनाना, अन्य जो कुटीर उद्योग भी शामिल हैं जहाँ पर कि हम इस तरह की जो फॉरेस्ट्री है उसको अपन कर सकते हैं और उससे वहाँ के रूरल है उसका लाइफ है वो थोड़ा सा उठ सकता है, सक्षम बन सकता है। तो
जो सोशियो फॉरेस्ट्री में जो भूमि का स्वामित्व जो पर्सनल होता है, वहीं जो रूरल में जो फॉरेस्ट्री होती है उनका जो यह सामुदायिक होता है, अथवा जो रूरल फॉरेस्ट्री के जो प्लांट होते हैं रिसोर्सेज की सहायता से अनेक कुटीर उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। अपन तीसरा देखते हैं कि जो अर्बन फॉरेस्ट्री है उसका मेन पर्पज होता है शहर के लोगों को जो दरवाजे तक पेड़ों को पहुंचाना है, और इसके सहारे जो अर्बन जो जोन रीजन है उसका जो एक मॉडिफिकेशन किया जाए, सौंदर्यकरण किया जाए, उस पर बल दिया जाता है। विभिन्न जो सीजन्स के अनुसार वहाँ सुंदर और आकर्षक किस्म के फलदार और फूलदार पौधे सड़क के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। और अपन देखते हैं कि जो अर्बन फॉरेस्ट्री में घरों, वहाँ के रास्तों या खाली पड़ी भूमि की सजावट तथा जो कस्बे और शहर हैं उनमें सघन प्लांटेशन पर बल दिया जाता है। मुंबई में बोरीवली पार्क है, लखनऊ में कुकरेल वन है और बेंगलोर में वानर भाटा पार्क है। इसके कुछ उदाहरण हैं। ये पार्क शहरी और जो हेल्दी स्पोर्ट्स की तरह काम करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री की टेक्नोलॉजी क्या होती है साहब? अब अपन बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो अपन देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो पौधों को समुचित ढंग से में लगाना और उनकी देखभाल करना तथा उनके लाभ उठाने की योजना बनाना शामिल है। इसके लिए इस तरह से उपाय किए जा सकते हैं कि जो शूल की जो अपने हुडन है, जो शूल में काम आती है, चारा है, फल है, रेशा है, छोटी मोटी इमारती लकड़ियों की आपूर्ति के लिए जो प्राइमरी रिसोर्सेज का फॉर्मेशन करना होता है। यानी कि अपना इसका मेन पर्पज होता है कि वहाँ का जो फ्यूल है वो इस तरह से हो कि वहाँ जो लोग रहते हैं उनको ये छोटी मोटी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हो जाए। गांवों, खेतों और जो पड़ती भूमि के आसपास के जो प्लांटेशन करके भूमि का कंजर्वेशन में योगदान करना होता है। तथा जो गवर्नमेंट हेल्प के बिना जो और गवर्नमेंट हेल्प के लिए लोगों को उपयोग के लिए स्थायी और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का फॉर्मेशन करना होता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो पौधों की जो स्पीसीज होती हैं उनका चयन वहाँ का क्लाइमेट, विषय कारकों अथवा वहाँ की वर्षा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की मात्रा और लोगों की जो प्रायोरिटी है और उसकी यूटिलिटी को ध्यान में रखकर वहाँ पर इन चीज़ों को किया जाता है। यानी कि उन लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है उसके बेस पर ही इन चीज़ों का चयन किया जाता है। वहाँ कौन सा प्लांट लगाना है, वो कौन सा वहाँ की सॉइल है उसके लिए वो यूजफुल है, इस तरीके से। तो अपन देखते हैं कि जो नाइट्रोजन वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका वहाँ पर सिलेक्शन किया जाए, और इसके अंतर्गत चुने गए जो अधिकांश पेड़ होते हैं वो अपेक्षाकृत जल्दी उगने वाले होते हैं, रुचिकर होते हैं, अधिक उपज देने वाले और सूखे को सहने की क्षमता रखने वाले होते हैं। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है उसका जो कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत जो पूरे कंट्री में एक मल्टीपर्पज़ प्लांट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे कि वहाँ वहाँ उनका जो फूड है, फ्रूट है, फ्यूल है, तो उसकी वहाँ पर जो पूर्ति की जा सके, और जो अपना हरी खाद है या रेशा प्राप्ति जैसे कई उद्देश्य होते हैं उनको एक साथ प्राप्त किया जा सके और वहाँ उनका बेनिफिट हो सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है वो वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनके लिए वो बेनिफिशियरी होती है, और वहाँ पर कौन सी तरह का प्लांटेशन करना है, कौन सी वैरायटी लेनी है, और उस वैरायटी के लिए वहाँ पर कौन कौन से जो प्लांट हैं वो लगाने हैं। तो वहाँ उनका सीजन देखते हैं, वहाँ की जो रेन देखते हैं कि बरसात की मात्रा कैसी रहती है, बरसात अच्छी होती है तो वहाँ पर कौन सा फल वाला पेड़ लगाना चाहिए, कौन सा ऐसा पेड़ लगाएं जो फर्नीचर में उनके काम आए, कौन सा वहाँ पब्लिक को क्या रिक्वायर है, क्या उनको ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत होती है तो अपनी ईंधन वाले प्लांट वहाँ पर लगाएं। यदि वहाँ पर
ह्यूमिडिटी नहीं है या बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है सीजन, और बरसात बहुत कम होती है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है यानी लगभग डेजर्ट है, तो वहाँ पर हम ऐसे प्लांट्स का चूज करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें टॉलरेंस पावर हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सह सके सूखे को। तो उन उन प्लांटों को वहाँ पर अपन लगाते हैं और वो प्लांट वहाँ पर बेनिफिशियल होते हैं।